हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। ईवीएम के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट किया तो जाना पड़ेगा जेल। दर्जनों शिक्षकों पर लटकी दोधारी तलवार, तीसरे चरण का मतदान बना मुसीबत। सैलरी थी 78,000, पेंशन केवल 3,693। ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट नहीं होंगे जारी। सीडीओ के व्यवहार पर भड़के मास्टर ट्रेनर। अब व्हाट्सएप पर ग्रुप एडमिन हो जाएंगे पहले से अधिक पावरफुल। आने वाला है कम्युनिटी का जबरदस्त फीचर, जाने कैसे करेगा काम। होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूट्यूब चैनल पर। यूपी असेंबली इलेक्शंस, ईवीएम के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट किया तो जाना पड़ेगा जेल। बूथ के भीतर ईवीएम के साथ सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर जेल जाना पड़ जाएगा। मतदान वाले दिन सभी बूथों पर सख्ती के साथ इसकी निगरानी होगी। बूथ के भीतर मोबाइल फोन या कैमरा लेकर नहीं जा सकते। मॉडल बूथों पर बूथ के बाहर खाली परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, वहां सेल्फी लेने की छूट होगी। दरअसल कई लोगों, विशेषकर युवाओं में सेल्फी का जबरदस्त शौक है। मतदान वाले दिन वोट डालने के बाद अमिट शाही लगी उंगली उठाकर सेल्फी वाला फोटो सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट होता है। ऐसे में सेल्फी के शौकीन मतदाताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ईवीएम के साथ सेल्फी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। पिछले कई चुनाव में इस तरह के फोटो या पोस्ट पर कार्रवाई हो चुकी है, लोग जेल भेजे जा चुके हैं। सभी पिंक और मॉडल बूथ के बाहर होगा सेल्फी पॉइंट। गोरखपुर जिले की सभी विधानसभाओं में दो दो पिंक बूथ बनाए गए हैं। आधी आबादी को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल की जा रही है। इन बूथों पर तैनात पोलिंग पार्टी की सभी सदस्य भी महिलाएं होंगी। यहाँ सुरक्षा में महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी। इसी तरह हर विधानसभा में 2 से 6 तक मॉडल बूथ भी बनाए जाएंगे। इन दोनों बूथों के बाहर खाली परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। यहाँ कोई भी मतदाता सेल्फी ले सकेगा। मतदान खत्म होते ही तुरंत स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती ईवीएम। मतदान खत्म होते ही मतदान केंद्र से तत्काल ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती है। पीठासीन अधिकारी ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशी या उनके पोलिंग एजेंट सील होने के बाद अपना हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक जाते हैं। जब सारी ईवीएम आ जाती है तो स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है। यहाँ प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। इसके साथ ही प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील होने के बाद गिनती के दिन सुबह ही खोला जाता है। यूपी इलेक्शन 2022, दर्जनों शिक्षकों पर लटकी दुधारी तलवार, तीसरे चरण का मतदान बना मुसीबत। आगरा जिले के प्राथमिक शिक्षक इस समय असमंजसता की स्थिति में है। कारण उनकी तीसरे चरण के मतदान में भी मैनपुरी की चुनाव ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि वह पहले चरण में आगरा में पहले ही ड्यूटी दे चुके हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि तमाम शिक्षक हैं जिनकी इस तरह से मैनपुरी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीधी ड्यूटी लगा दी है। लेकिन आगरा प्रशासन या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उनको ऐसे कोई आदेश या निर्देश भी नहीं मिले हैं। इस कारण उनकी हालत दुधारी तलवार पर चलने जैसी हो गई है, क्योंकि बिना विभागीय अधिकारियों के निर्देश उन्होंने आदेश माने तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है और आदेश न मानने पर चुनाव ड्यूटी छोड़ने का मुकदमा लग जाएगा। इसलिए उन्होंने यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा से मदद की गुहार लगाई है। सीधे ड्यूटी भेजना गलत। यूटा जिलाध्यक्ष केशव दीक्षित का कहना है कि दूसरे जिले के शिक्षकों को टीचर्स की इस तरह ड्यूटी लगाने का पहला मामला सामने आया है। उक्त शिक्षकों ने पहले चरण में भी चुनाव ड्यूटी दी, अब दूसरी ड्यूटी लगा दी है और वो भी दूसरे जिले में, जिसकी कई शिक्षकों को जानकारी भी नहीं। 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए शिक्षकों को 19 फरवरी को ज्वाइन करने के लिए बुलाया है। हम विभागीय अधिकारियों को इसकी शिकायत करेंगे। जिला मंत्री राजीव वर्मा का कहना है कि दूसरे जिले में ड्यूटी लगाना गलत है, जबकि वह पहले चरण में ड्यूटी दे चुके हैं। इसलिए यह आदेश वापस न लिया तो संगठन विरोध करेगा। करीब 56 लोगों की लगी ड्यूटी। आगरा से तीसरे चरण के मतदान में ड्यूटी देने के करीब 56 शिक्षकों को लेटर मिल गए हैं। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भी बुलाया गया है। ज्यादातर शिक्षक जैतपुर कला ब्लॉक के हैं। ओपीएस वीएस एनपीएस, सैलरी थी 78,000, पेंशन केवल 3,693। जानिए पुरानी और नई पेंशन में क्या है अंतर। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में एक चुनावी वादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह है पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन की बहाली। समाजवादी पार्टी सपा ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वचन दिया तो अब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी पुरानी तो पेंशन को बहाल करने का वादा करने लगी। उत्तर प्रदेश में करीब 13 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। 2004 के पहले सेवा में आए अफसरों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004-05 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम बनाई गई है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि पुरानी ओपीएस और नई पेंशन एनपीएस में क्या अंतर है।
आसान भाषा में समझें क्या है अंतर। सुमन परिहार की नौकरी अक्टूबर 2006 में बतौर स्टाफ नर्स लगी थी। 2002 में वैकेंसी और 2006 में उनकी तैनाती मथुरा जिला अस्पताल में की गई। जनवरी 2020 को सुमन रिटायर हो गई। रिटायरमेंट के वक्त उनकी तनख्वाह 78,000 रुपये इन हैंड थी। अब उनको पेंशन या एनओटी के नाम पर हर महीने सिर्फ 3,693 रुपये मिलते थे। बीआरयूपी से बात करते हुए सुमन परिहार ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होती तो करीब 39,000 रुपये महीने उनको मिलता। उनका कहना है कि ओपीएस लागू होने के बाद जिंदगी की तरह जी लेंगे। अभी तक मैंने जितना समझा और सुना है वह है कि ओपीएस लागू करना असंभव नहीं है, सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू है पुरानी पेंशन। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बात करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2004 को सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल छोड़कर सभी राज्यों ने इसे अपना लिया। शुरुआत में कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के नुकसान के बारे में पता नहीं था। विजय कुमार बंधु ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2004 के बाद करीब 13 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है जो नई पेंशन स्कीम पा रहे हैं। इसमें किसी को 1100 तो किसी को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन में अंतिम तनख्वाह का करीब 50% बतौर पेंशन मिलने का प्रावधान था, जो कि ट्रेजरी से मिलता है। 2013 से शुरू हुआ था पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन। आज तक से बात करते हुए विजय कुमार बंधु ने कहा कि चपरासी से लेकर आईएएस तक सभी लोग नई पेंशन पा रहे हैं। 2013 में हमने अपना आंदोलन शुरू किया। 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को जब पेंशन मिलना शुरू हुआ तो उनको पता चला कि उनके साथ क्या खेल हो गया। अब सभी लोग पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। अटेवा के मुताबिक ओपीएस और एनपीएस में 10 बड़े अंतर। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। ओपीएस में जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में सुविधा नहीं है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, यानी इसका भुगतान सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से होता है, लेकिन एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, यानी शेयर मार्केट की बढ़त और घाटे के आधार पर भुगतान किया जाता है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन का 50% होता है वह मिलता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। साथ ही ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ की ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सीटेट 2021 रिजल्ट, ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट नहीं होंगे जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सीटेट का स्कोर कार्ड। कोई भी उम्मीदवार जिन्होंने सीबीएसई के नियमों के खिलाफ जाकर एक से अधिक शिफ्ट की परीक्षा दी है उनके परिणाम नहीं घोषित किए जाएंगे। सीटेट रिजल्ट 2021-22 सफल उम्मीदवारों को मिलेगा सीटेट प्रमाण पत्र। सीबीएसई सीटीईटी दिसंबर 2021 परीक्षा को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड और सीटीटी क्वालिफाई करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल उम्मीदवार अपना प्रमाण पत्र और स्कोर कार्ड अधिकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 पेपर 1 के सफल उम्मीदवार कक्षा प्राथमिक कक्षाओं और पेपर 2 में सफल रहे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं। सीटेट रिजल्ट 2021 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 का रिजल्ट आज 15 फरवरी 2022 को जारी करेगा। सीटीटी 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट setet.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार सीबीएसई बोर्ड सीटीईटी का रिजल्ट आज घोषित करेगा। सीटीईटी परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से 21 जनवरी 2022 तक देश भर में किया गया था। सीटीईटी के आंसर की 1 फरवरी 2022 को जारी की जा चुकी है। सीटीईटी में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को डिजिटल मार्कशीट उनके डिजिलॉकर अकाउंट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी जरूरी लॉगिन डिटेल्स के साथ डिजिलॉकर से डाउनलोड कर सकेंगे। सीटीईटी में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को डिजिटल मार्कशीट उनके डिजिलॉकर अकाउंट। सीटीईटी की वैलिडिटी 7 साल है। इस दौरान अभ्यर्थी विभिन्न सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सीटीईटी का स्कोर कार्ड। डिजिलॉकर की वेबसाइट digiloccer.gov.in पर जाएं, सीटीईटी रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अब नया पेज खुलेगा जिसमें आप लॉगिन डिटेल भरें और सबमिट करें। अब मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर दिखेगी जिसे डाउनलोड कर सकेंगे। सीडीओ के व्यवहार पर भड़के मास्टर ट्रेनर। हाथरस 20 फरवरी को होने वाली तीसरे चरण के मतदान के लिए लगाए गए कार्मिकों को सोमवार को भी सेंट फ्रांसिस में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी के कुछ कहने पर मास्टर ट्रेनर भड़क गए और कमरे से बाहर आ गए, मगर परियोजना निदेशक ने कुछ ही देर में शिक्षकों को समझाकर ड्यूटी पर भेज दिया।
दरअसल 11 फरवरी से हर दिन सेंट फ्रांसिस स्कूल में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस काम में मास्टर ट्रेनर लगे हैं। सोमवार को भी ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र भी बताते हैं कि मुख्य विकास अधिकारी ने किसी मास्टर ट्रेनर को ड्यूटी को लेकर कुछ कह दिया। यह बात मास्टर ट्रेनर को नागवार लगी और मास्टर ट्रेनर ने ये बात अपने अन्य शिक्षक साथियों को बता दी। कई शिक्षक साथी ट्रेनिंग का काम छोड़कर बाहर आ गए। बात मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र तक पहुंची तो फौरन परियोजना निदेशक अश्विनी कुमार मिश्र मास्टर ट्रेनरों के बीच आया और उनकी बात सुनी। मास्टर ट्रेनरों ने सीडीओ के व्यवहार को लेकर नाराजगी की। इस पर परियोजना निदेशक ने मास्टर ट्रेनरों को समझा बुझाकर शांत किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कार्मिक के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी ट्रेनिंग। 11 फरवरी से 200 पोलिंग पार्टियों को मतदान के दूसरे चरण में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 14 फरवरी को स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग प्रशिक्षण से गैर हाजिर होने पर कार्रवाई होगी। मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं परियोजना निदेशक अश्विनी कुमार मिश्र के अनुसार तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का दायित्व 1400 पोलिंग पार्टियां संभालेंगी। स्कूल में 3 बूथ बनाए गए हैं जहां चुनाव में लगे कार्मिक अपना वोट डाल सकेंगे। ऐसा इसलिए कि उनको वक्त नहीं मिल सकेगा कि वह मतदान कर सकें। गैर हाजिर कार्मिकों का अब व्हाट्सएप पर ग्रुप एडमिन हो जाएंगे। पहले से अधिक पावरफुल आने वाला है कम्युनिटी का जबरदस्त फीचर। जाने कैसे करेगा काम। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को भविष्य में मिलने वाले अपडेट में कम्युनिटीज़ बनाने की सुविधा देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब कम्युनिटीज़ फीचर के जरिए ग्रुप एडमिन्स को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा और वह ग्रुप्स को एक साथ लिंक कर पाएंगे। व्हाट्सएप फीचर ट्रैक WABETAL इन्फो ने बताया कि व्हाट्सएप भविष्य के अपडेट में कम्युनिटीज़ फीचर लाने पर काम कर रहा है। क्या होगी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़। यह एक प्राइवेट प्लेस है जहां ग्रुप एडमिन को व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स में ज़्यादा कंट्रोल मिल पाएगा। यह एक समूह चैट की तरह है जहां ग्रुप एडमिन में दूसरे ग्रुप्स को जोड़ने में सक्षम होंगे। आसान शब्दों में समझें तो व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर के जरिए कई ग्रुप्स को एक साथ जोड़कर एक अलग ग्रुप बना लिया जाएगा। यह फीचर फिलहाल डेवलप किया जा रहा है जिसे व्हाट्सएप बीटा के iOS 22.4.2.75 अपडेट में देखा गया था। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी व्हाट्सएप फीचर ग्रुप एडमिन के लिए अलग अलग ग्रुप्स को मैनेज करना आसान कर देगा। इसके अलावा कम्युनिटी फीचर के साथ एडमिन एक ही बार में सभी ग्रुप मेंबर्स तक पहुंचने में सक्षम होंगे। कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी खबर गुड न्यूज़ है। होली से पहले एक बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बकाया और हाउसिंग रेंट अलाउंस के लिए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि डीए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाला कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जनवरी और जुलाई में 2 बार बढ़ाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। होली से पहले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। डीए में बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित होगी। केंद्र सरकार अगर कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी करता है तो उनके वेतन में काफ़ी इजाफा होगा। पिछले साल 2 बार बढ़ा डीए। पिछले साल जुलाई और अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 बार इजाफा किया गया था। 47.14 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को 31% डीए का भुगतान किया गया। जुलाई 2021 में सरकार ने भी महंगाई राहत डीआर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। इस बढ़ोतरी ने जनवरी और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में बिना किसी बकाया के फ्रीज की भरपाई की। इस आधार पर तय होता है डीए। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है। शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग अलग होता है। डियरनेस अलाउंस डीए की गणना मूल सैलरी पर होती है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फार्मूला तय किया गया है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तय होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।